हो हेलो गाइस। मोलाराम पार्ट वन कल के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं और संभवतः मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने भी वो पार्ट वन देखा होगा उसको कुछ तो समझ में आया होगा। आपका काम सिंपल सा है, आप सुन लीजिए और उसको मनन कीजिए। बहुत इजी वे में मेरे द्वारा नरेट की गई है वो चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है मोलाराम का सेकंड, और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम मोलाराम की रचनाओं के बारे में खास तौर पे देखेंगे और किस प्रकार के चित्रों का उन्होंने वहन किया है या बनाया है, कह सकते हैं हम ना। तो आप लोग खाली दोबारा से वही सुनिए, कोशिश करेंगे कि डिस्कस के माध्यम से पॉइंट वाइज इनको क्लियर करें। देखिए मोलाराम आते ही जैसे हमें कल पढ़ा था कि गढ़वाल शैली के चित्रकार थे, तो वैसे आप याद करेंगे इनने एक पंथ चलाया था जिसका नाम मनमत पंथ था। मौ आधा मौ फिर म थ मनमत पंथ, मन मत पंथ चलाया था, ठीक है। चित्रकारिता के साथ साथ ये लेखन कार्य को भी सुचारू रूप से करते थे और बहुत उसमें भी संपन्न थे, बट उसके बारे में हम ध्यान नहीं देंगे। मनमत पंथ के बारे में आप खास तौर पर अपने माइंड में बैठा दीजिए चीज़ें, और उनने कौन सा पंथ चलाया था, मनमत पंथ, ठीक है। मोलाराम की लगभग जो रचनाओं की संख्या है ऑलमोस्ट 25 तक है, और उसमें ही कुछ खास खास रचनाएं हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा एक वे में करेंगे। तो आप ध्यान देंगे, ये पहला ध्यान देना, श्रीनगर दुर्दशा, मैंने कहा श्रीनगर दुर्दशा। दूसरा है मनमत सागर, श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर। फिर इसने ऋतु का वर्णन किया, ऋतु वर्णन। फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अभिज्ञान शाकुंतलम का इनने हिंदी में अनुवाद किया। देखिए हमने कहा श्रीनगर की दुर्दशा देखी इनने, फिर मनमत पंथ हमने कहा था कि इसने ये पंथ अपनाया था, बट रचना के उसमें आएगा तो मनमत सागर आ गया। दोबारा कहेंगे मनमत सागर। श्रीनगर की दुर्दशा देखी तो श्रीनगर दुर्दशा हो गया, उसके बाद मनमत सागर हो गया। फिर ऋतु का वर्णन किया इन्हें, ऋतु का वर्णन करने के बाद इन्हें अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। अगर पेपर में आएगा इनमें से किसने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया, या अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया, मोलाराम जी ने किया। ओके, मनमत सागर जो था उसमें मोलाराम का आध्यात्मिक ग्रंथ था, कह सकते हैं, या माना जाता है जिसमें से, ठीक है। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ सुनिए, जितनी बार मैं रिपीट करूँगा वो उतनी बार आपके माइंड में एक लेयर टाइप की बनाते रहेगा। हमने कहा मनमत पंथ के ये एक तरह से अनुयायी थे, इनने मनमत पंथ चलाया, और उसी के वे पे इनकी जो मुख्य क्या कहते हैं रचनाओं के बारे में चर्चा की। तो हमने कहा सबसे पहले इन्हें श्रीनगर की दुर्दशा देखी, तो एक श्रीनगर दुर्दशा हो गया। उसके उपरांत हमने कहा मनमत सागर भी इनकी रचना है। वो डिफाइन करने के बाद हमने कहा कि इनने ऋतु का भी वर्णन किया, ऋतु वर्णन भी हो गया। फिर कोई एक ऐसी रचना थी जिसका इनने किसमें, हिंदी में अनुवाद किया। तो हमारे पास आंसर क्या आया था उसका, अभिज्ञान शाकुंतलम का। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित में मोलाराम का कौन सा आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है, निम्नांकित में से हम कहेंगे मनमत सागर। एक लाइन में आपका ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। गढ़वाल जो मोलाराम का एक रचना भी थी जो एक तरह से नाटक के रूप में जानी जाती है, उसका नाम है गढ़ गीता संग्राम। पेपर में आ चुका है, गढ़ गीता संग्राम मोलाराम का नाटक था, नाटक मोलाराम का, ठीक है। कौन सा काम मैंने, गढ़ गीता संग्राम। रचनाएं क्या बताई, श्रीनगर की दुर्दशा, ऋतु वर्णन, मनमत सागर, अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्हें हिंदी में कन्वर्ट किया, और मनमत जो सागर था इनका क्या, आध्यात्मिक ग्रंथ था। और हमने कहा गढ़ गीता संग्राम इनका एक प्रकार का नाटक था, किनका, मोलाराम जी का था। ओके, मोलाराम जी का था। चलिए अगर हम आगे को बढ़ेंगे, ब्रज भाषा के श्रेष्ठ रचनाकार कहे जाते थे गढ़, क्या कहते हैं, मोलाराम। कहाँ के, गढ़ राजवंशी के, गढ़ राजवंश मोलाराम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना थे। और पहले तो दिमाग में रखना, ब्रज भाषा के श्रेष्ठ रचनाकारों में इनका नाम आता था। और अगर इनकी ब्रज भाषा में कौन सी श्रेष्ठ रचना थी आएगा तो हमारा आंसर आएगा गढ़ गीता संग्राम। गढ़ गीता संग्राम एक इनका नाटक है, जो वही, सॉरी मैं थोड़ा गलत उच्चारण कर दिया है, गढ़ राजवंश कहेंगे क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ होना गलत है ना। गढ़ राजवंश, कौन सा वंश, गढ़ राजवंश। जो गढ़ राजवंश है मोलाराम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। पेपर में आ सकता है गढ़ गीता संग्राम या गढ़ राजवंश, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ होगा तो पेपर में भी गड़बड़ हो सकती है ऐसी। गढ़ राजवंश एक ऐसी रचना है जो मोलाराम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। गढ़ भाषा या गढ़ राजवंश।
गढ़ गीता संग्राम आएगा तो इनका नाटक था। गढ़ राजवंश से इनका ब्रजभाषा की श्रेष्ठ रचना है। मल्टीपल टाइम बोलने का मेन मीनिंग ये है कि आपके दिमाग में लेयर बैठे, सुनिए, आप सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, तो इससे सुखद अनुभव क्या हो सकता है ना। ठीक है, देखिए गढ़वाली शैली की प्रमुख विषय के रूप में भी चर्चा करें तो देखिए मेन था रुक्मणी मंगल, जो आने की संभावना है। मोलाराम की गढ़वाल शैली की मुख्य विषय रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, नायिका भेद, दशावतार और नवग्रह आदि। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें इसमें डिस्कस नहीं होगा। मे भी रुक्मणी हरण में भी पूछ सकता है, तो रुक्मणी मंगल हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, दशावतार। एक तरह से रामायण कालीनी चीज़ों को डिफाइन करते हुए रह गया, रामायण से आ गया, तो महाभारत की भी चर्चा की गई है, नायिका में भेद बताया गया, कह सकते हो, दशावतार की बात भी है, तो दशावतारम हो गया। एक दो क्वेश्चन मुझे जो लग रहे हैं खास से इम्पोर्टेंट, कि एक पौढ़ावस्था और एक प्रारंभिक अवस्था। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि मोलाराम का कौन सा चित्र उनकी पौढ़ काल में बनाया गया था या था पौढ़ काल का, या क्वेश्चन ऐसा है कि मोलाराम का कौन सा चित्र था उसकी प्रारंभिक अवस्था का था, तो हमारे पास आंसर सिंपल से आ जाएगा। अगर हम पौढ़ावस्था का चित्रांकन कहेंगे तो मयंक मुखी कहेंगे। मोलाराम का पौढ़ काल की समय का जो चित्र था हम कहेंगे मयंक मुखी, और जो प्रारंभिक अवस्था का कहेंगे तो मोर प्रिया। प्रारंभिक अवस्था में मोर प्रिया था और पौढ़ावस्था में क्या था, ये था बताइए मयंक मुखी। एम स्क्वायर प्रौढ़ावस्था में था एम स्क्वायर, जबकि एमपी आ जाएगा तो एमपी का बने, या मोर प्रिया को एमपी के हिसाब से समझिए, ये प्रारंभिक अवस्था में। देखिए सुनने में अभी ये नॉर्मल लग रहा होगा, जब पेपर में आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैं पहले कहता हूँ गढ़ राजवंश से क्या था, मोलाराम की ब्रजभाषा की श्रेष्ठ रचना थी। गढ़ गीता संग्राम क्या था, मोलाराम का नाटक था। उसी प्रकार यहाँ अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा था, तो हमने कहा प्रारंभ में एमपी बना हो, ऐसे दिमाग रखे तो मोर प्रिया आ जाएगा। फिर पौढ़ अवस्था में एम स्क्वायर हो गया, मयंक मुखी आ जाएगा, तो इजी हो जाएगा, एक नंबर आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ओके, और वैसे भी यूके उत्तराखंड या यूके पीसीएस कह लो या यूके एसएससी कह लो, इनका एक जैसे चहिता टॉपिक रहता है मोलाराम से क्वेश्चन पूछने का, इनको ज़्यादा खास दिलचस्पी है, तो हमें पता होना चाहिए एवरीथिंग। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। और मोलाराम के मोर प्रिया चित्र के सौंदर्य, मोर प्रिया जो चित्र है उसको सौंदर्य की प्रतिमा बताया था एक व्यक्ति विशेष थे जिनका नाम था जेसी फ्रेंच। हम कहेंगे जेसी फ्रेंच। कौन से फ्रेंच? जेसी फ्रेंच। उन्होंने मोलाराम के मोर प्रिया चित्र को सौंदर्य की प्रतिमा बताया। किस चित्र को सौंदर्य की? जेसी फ्रेंच। क्या जेसी फ्रेंच? सेकेंड, जेसी फ्रेंच मोलाराम के मयंक मुखी चित्र को इन्हें क्या बताया था? मयंक मुखी ना कहते हुए मोर प्रिया चित्र को सौंदर्य की प्रतिमा बताया था। ठीक है, एक्चुअल में अगर इनके द्वारा बनाए गए चित्रों के बारे में थोड़ा चर्चा करें तो आप सुनिए, खाली सुनना है। मयंक मुखी हम समझ चुके हैं, पहले पर पता चल गया। विप्रलभा नायिका हो गया, विप्रलभा नायिका हो गया इनका चित्र। चंद्रमुखी हो गया इनका चित्र। दंपति में भी पूछा जा सकता है क्योंकि दंपति में प्रद्युमन शाह और रानी का चित्र बनाया गया है। दंपति किसका चित्र था? मोलाराम का। और मयंक मुखी मोलाराम का। विप्रलभा नायिका किसका था? मोलाराम का। विप्रलभा नायिका। और चंद्रमुखी दंपति। और सितार प्रिया भी इनके चित्रों में से खास तौर पे था। सितार प्रिया, हिंडोला, जयदेव वजीर। देखिए याद ना भी हो चलेगा, एक सेंस वाइज से क्लियर हो जाता है। आपने अगर सुना है या दंपति मोलाराम ने था, और चंद्रमुखी दंपति चंद्रमुखी ना, और विप्रलभा नायिका हो गई मयंक मुखी। मुखी दो हो गए थे, चंद्रमुखी मयंक मुखी, दो मुखी याद कर लो। ये दोनों दंपति थे, ऐसे दिमाग में रखना। चंद्रमुखी मयंक मुखी दंपति में किन किन का चित्र है? प्रद्युमन और उनकी रानी का ही हो सकता है। ठीक है, उनकी रानी का हो गया। फिर एक वजीर भी था, दिमाग में आएगा तो जयदेव वजीर हो गया। फिर वो हिलता था बहुत ज़्यादा तो हिंडोला हो गया। हिलता इसलिए हो गया, क्या बजाता था? सितार बजाता था, वो सितार प्रिया हो गया। देखिए बहुत ईजी तौर पे बता दिया है मैंने। दो मुखी थे, मयंक मुखी, चंद्रमुखी।
इजी क्या थे, दंपति के अकॉर्डिंग कर लो, दंपति में किसका चित्र है, प्रतिमा सावंत की रानी का, ये हो गया। फिर एक वजीर भी था, कैसा वजीर था, जयदेव वजीर, वो क्या हिलता था, वो ज्यादा, तो हिंडोला हो गया, हिंडोला हिलता क्यों था, कुछ बजाता होगा, क्या बजाता था, सितार, सितार प्रिया हो गया। ये चित्र आईएमपी है, ठीक है। और इनका जो एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है उसका नाम है राधा कृष्ण मिलन। कौन सा मिलन, राधा कृष्ण मिलन, बहुत इजी वे में समझ रहे हैं। राधा कृष्ण मिलन का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। हिंडोला हो गया, जयदेव वजीर हो गया, सितार प्रिया हो गया, दंपति हो गया, और कहेंगे हम मयंकमुखी हो गया, चंद्रमुखी हो गया, और विप्रभा नायिका हो गया। इनके प्रमुख चित्रों में से एक है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था का क्या, एमपी, एमपी बोले तो मोर प्रिया, और नेक्स्ट अगर हम कहेंगे प्रौढ़ अवस्था का क्या था, एम स्क्वायर, एम पर मोर, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया आगे। और याद रखना गढ़वाल, अगर थोड़ा दो चार क्वेश्चन और कहेंगे तो मोलाराम के चित्रों को जो प्रसिद्धि दिलाने का काम मुख्य रूप से किसने किया आएगा, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल का योगदान मुख्य तौर पे था। किसका था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का, ठीक है। मुकुंदी लाल की पुस्तक थी एक जिसका नाम था मुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल की पुस्तक अगर हम कहेंगे क्या है, गढ़वाल पेंटिंग्स है। कब की है, 1968 से 1969 की इसमें डेट प्रकाशित हुई है मोलाराम की, मतलब मुकुंदी लाल की। मुकुंदी लाल कौन थे, एक बैरिस्टर थे जिन्होंने मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में प्रमुख योगदान दिया, ठीक हो गया। आगे अगर हम चलेंगे लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, मोलाराम ने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की। रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की, मोलाराम ने की, और जिसका संबंध है गोरखा शासक से। गोरखा शासक का नाम भी वही है, रण बहादुर शाह। रण बहादुर चंद्रिका किसकी रचना है, मोलाराम की, और रण बहादुर चंद्रिका का संबंध किस शासक से, गोरखा शासक रण बहादुर शाह से, ठीक है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई होगी। एक दो बार सुनने में मुझे लगता है ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 का खेल है पेपर आपका, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।